ऑडियंस। लेक्चर इंग्लिश की तैयारी के हवाले से आज हमारा अगला लेक्चर है पोइट्री पे। पोइट्री एंड इट्स टाइप्स। पोइट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट genres in literary history. Its earliest examples go back to Greek literature. आप सब इस बारे में जानते हैं कि ये बहुत पुरानी जो है टाइप है लिटरेचर की, और ये एंशियंट ग्रीक लिटरेचर से जो है स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो है वो ग्रीक लिटरेचर में आपको इसका नाम मिलता है। द पोइट्री गोज बैक टू ग्रीक वर्ड पोयो। अगर हम इस वर्ड की एटिमोलॉजी देखें तो पोयो से है टू मेक, टू प्रोड्यूस, टू क्रिएट, indicating that a poet is a person who makes verse. जो ओल्डेस्ट पोइट्री है उसकी ट्रेडिशन यही आ रही है कि इट वाज एक्चुअली ओरल इन नेचर. इट वाज नॉट written, rather it was oral, or literary works in which language is used in a manner that is felt by its user and audience to differ from ordinary prose. कि ordinary prose से इसकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है. बहुत सारी इसकी अलग से डेफिनेशंस हैं कि ये पावरफुल इमोशंस और फीलिंग्स जो है उसका इजहार है, और ये राइम और रिदम को यूज़ करती है, और इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो अभी हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है. So poetry may be used in a condensed and a compressed way to convey emotions or ideas to the readers or the listener's mind. इसमें इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, और ये रीडर्स के लिए उसके साथ जाके उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को जाके डायरेक्टली टच करते हैं. इट मे ऑल्सो यूज डिवाइसेस. पोइट्री जैसे कि लिटरेचर सारा ही लिटरेरी डिवाइसेस यूज करता है, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करता है. ठीक है, शुड बी इट, जो हम पहले अपने लेक्चर में डिस्कस भी कर सकें. तो ये जो पोइट्री है इसमें ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे एजोनेंस, रेपिटेशन, जैसे कॉन्सोनेंस, म्यूजिकल इफेक्ट्स इसमें बहुत होते हैं, और ये सारे के सारे जो है मुख्तलिफ इफेक्ट्स पैदा कर रहे होते हैं. Poems frequently rely for their effect on imagery, word association and musical qualities of their language. जी बिल्कुल ऐसे. Poetry की types. There are basically two types of poetry: the narrative poetry and the lyrical poetry. ये पोएट्री की दो मेजर डिवीजन्स हैं. लेट अस हैव अ लुक एट नैरेटिव पोएट्री. नैरेटिव जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ठीक है, इट टेल्स स्टोरीज. नैरेटिव पोएट्री इज जस्ट समथिंग पोएट्री with the stories. Like a novel or a short story, a narrative poem has plot, the characters and the settings. आप नैरेटिव पोएट्री को ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ये जो है ये स्टोरी थ्रू वर्स है. इट यूजेस अ रेंज ऑफ पोएटिक टेक्निक्स. डेफिनेटली वो सारी पोएट्री ही यूज़ करती है, ठीक है. तो नैरेटिव पोएट्री भी डेफिनेटली वो पोएटिक टेक्निक्स यूज़ करती है, फिगर्स ऑफ स्पीच से भरपूर हो सकती है. द नैरेटिव पोएट प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफन इंक्लूडिंग एक्शन एंड डायलॉग. तो चूंकि ये स्टोरी होती है, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होता है, तो लिहाजा नैरेटिव पोएट्री में डायलॉग और एक्शन भी होते हैं. सो डेफिनेटली रिपीटेडली हम ये कह चुके हैं कि नैरेटिव पोएट्री जो है वो एक स्टोरी होती है. स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ वर्स होती है, ठीक है. इट हैज़ अ बिगनिंग, अ मिडल एंड द एंड. क्योंकि स्टोरी होती है, प्लॉट होता है, लिहाजा इसका एक प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड होता है. इसमें एक बहुत ज़बरदस्त सेंस ऑफ नरेशन होती है, स्टोरी नरेट की जाती है, और डेफिनेटली कैरेक्टर्स और प्लॉट होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. राइम का होना ज़रूरी नहीं है. इट इज़ इक्वली पॉसिबल दैट दिस वेरी पोएट्री इज हैविंग नो राइम. इट कुड बी अ शॉर्ट पोएम और अ लॉन्ग पोएम. इसकी लेंथ जो है वो भी वेरी करती है. कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक लंबी सारी कहानी हो, शॉर्ट भी हो सकती है. The narrative poetry presents a series of events with action and dialogues, and most poems feature a single speaker. क्योंकि स्टोरी होती है तो एक नैरेटर होता है जो स्टोरी को क्या कर रहा होता है, वो नैरेट कर रहा होता है. नैरेटिव पोएट्री के हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं. नंबर 1 द एपिक, नंबर 2 द बैलेड, एंड नंबर 3 द
रोमांस। आप एपिक और बैलेड से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। एपिक is basically taken from a Greek word epikos, which means a poetic story. Epic का मतलब ये poetic story होता है। So epic क्या है? It's a long narrative poem. ये एक poem है जो नंबर 1 इसकी क्वालिटीज़ में है कि ये लॉन्ग है, और नंबर 2 क्या है? ये नैरेटिव है, which is usually related to the heroic deeds of a person or an unusual courage and bravery. ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। इसमें स्टोरी जो है वो हीरोइक डीड्स की होती है। किसकी? एक ऐसे पर्सन की जिसके पास अनयूजुअल करेज और अनयूजुअल ब्रेवरी है। ये एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। In order to depict this bravery and courage, the epic uses grandiose style. इसका स्टाइल ही बड़ा ग्रैंड होता है, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है, इसलिए उसका स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त होता है। The hero is usually the representative of the values of a certain culture, race, nation or a religious group. हीरो जो है वो अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होता है। Certain supernatural forces help the hero in the victory. ये सुपरनेचुरल एलिमेंट जो है ये भी एपिक का एक पार्ट होते हैं। तो हमने कहा कि जी एपिक की क्वालिटीज़ में क्या है? ये लॉन्ग होगी, ये नैरेटिव पोएम होगी, इसमें करेज और ब्रेवरी की बात होगी, हीरोइक डीड्स जो हैं वो इसमें होंगे, इसका स्टाइल जो है वो ग्रैंड होगा, और इसमें सुपर नेचुरल जो है एलिमेंट्स ये भी शामिल होंगे। ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। बहुत मशहूर एपिक पोएम फेरी क्वीन, एनियड, पैराडाइज लॉस्ट, वेरी मच फेमस, इलियड और एनियड, उदेसी, ये सारे के सारी जो हैं ये एपिक पोएम्स। द सेकंड डिवीजन which is actually derived from the epic is mock epic. अगर हमारे पास mock epic मौजूद है तो हमारे पास एक mock epic भी है, जिसे हम mock heroic भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ satire that adapts the elevated heroic style of the classical poem into a trivial subject. ये क्या करता है? ये अडेप्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है किसको? एपिक का जो ग्रेट स्टाइल है उसको पकड़ के, उसी को फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मैटर जो है वो ट्रिवियल और ऑर्डिनरी ले आता है। जैसे कि एपिक में सारी चीज़ें ग्रेट हैं, ग्रैंड हैं, इवन उसका सब्जेक्ट मैटर भी ग्रेट है। ठीक है। मॉक एपिक क्या है? ये एपिक को मॉक किया गया है, इसमें सारा कुछ ही आपको ट्रिवियल, ऑर्डिनरी, एवरीडे लाइफ से और पैटी चीज़ें मिलेंगी। Everything is same as an epic. Long है, narrative है, hero, characters, plot, beginning, end. The only difference is theme or topic. सिर्फ और सिर्फ theme या topic जो है वो इसमें different है, और वो क्या है? वो ordinary है। The topic will be very much petty, very much ordinary. The purpose will be satire. Mock epic एग्जाम्पल्स में बैटल ऑफ द बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, वो लाइब्रेरी में, किंग की लाइब्रेरी में बुक्स की आपस में लड़ाई होती है कि हम, हिस्ट्री कहती है हम सुप्रीम हैं, ज्योग्राफी कहती है हमारे बगैर कोई कुछ नहीं। सो अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक आपने पढ़ी होगी अपने सिलेबस में, वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसमें भी क्या है? एक सिंपल सा मैटर है, थेफ्ट ऑफ अ लॉक ऑफ फेयर। जोएल बार्लोज हेस्टी पुडिंग, ये मॉक एपिक्स की एग्जांपल्स हैं। The second one is ballad. The word ballad is a French word. It is a type of poetry or verse which was basically used in dance songs. A ballad is a type of poem that is sometimes set to music. Ballads have long history and are found in many cultures. Fine. The ballad began as a folk song and continues today in the popular music. Many love songs today can be considered ballads. एंड बैलेट्स का जो कंटेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लव, हार्ट ब्रेक और ड्रामेटिक इवेंट्स, ये बैलेट का कंटेंट है कि ये लव, हार्ट ब्रेक, पेन, ड्रामेटिक इवेंट्स की बात करती है। राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर, एस.टी. कॉलरिज की बहुत मशहूर बैलेट है। ला बेल डैम सैंस मर्सी, जॉन कीट्स की बहुत मशहूर बैलेट है। वेयर आर यू गोइंग, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी शामिल है, डब्ल्यू.एच. आर्यन की बहुत फेमस बैलेड है। छोटी सी स्टोरी होती है
और उस स्टोरी में लव, हार्ट ब्रेक, पेन, फियर, इस तरह की बात की जाती है। रोमांस, द थर्ड टाइप ऑफ द नैरेटिव पोएट्री, उसको अर्थोरियन रोमांसेस भी कहा जाता है। ये लॉन्ग पोएम्स हैं और किंग अर्थर के साथ रिलेट की जाती हैं। अर्थोरियन रोमांसेस आर द मिक्सचर ऑफ मिथ, एडवेंचर, लव, एन्चैंटमेंट एंड ट्रेजेडी। ये इन सारी चीज़ों का एक मिक्सर टाइप पोएम होती है, और डेफिनेटली चूंकि नैरेटिव है तो स्टोरी तो होगी। While these stories and bits of poetry depict a utopian society of long ago, though they also reflect the society from which they were and are being created. Secondly, अब हम बात करते हैं लिरिकल पोएट्री की। ठीक है, हमने कहा कि पोएट्री की दो टाइप्स थी, एक नैरेटिव और दूसरी लिरिकल। नैरेटिव में हमने फर्दर डिस्कस किया एपिक को और मॉक एपिक को, बैलेड को और साथ में रोमांस को। अब हम बात करते हैं लिरिकल पोएट्री की। लिरिकल पोएट्री इज शॉर्ट, शॉर्ट होती है, नैरेटिव की तरह लंबी चौड़ी नहीं होती, हाईली म्यूजिकल होती है और साथ में बहुत पावरफुल फीलिंग्स को कन्वे करती है। The poet may use rhyme, meter and other literary devices to create a song-like quality. अगरचे राइम और मीटर की कैद नहीं है कि लाजमन इस्तेमाल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सॉन्ग लाइक क्वालिटी। लिरिकल पोएट्री डज नॉट हैव टू टेल अ स्टोरी। नैरेटिव के साथ इसका डिफरेंस यही होता है कि नैरेटिव में स्टोरी एक एसेंशियल एलिमेंट है, यहाँ पे स्टोरी नहीं होगी। A lyrical poem is private expression of emotion by a single speaker. इसकी क्वालिटीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि ये क्या होता है, ये एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है और सिंगल स्पीकर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। Lyrical poetry is highly musical and can feature poetic devices like rhyme and meter. क्योंकि म्यूजिकल होती है, एज मोस्ट ऑफ द टाइम राइम और मीटर यूज होते हैं, और सिंगल स्पीकर जो है वो अपनी इमोशनल स्टेट या अपने माइंड को रिप्रेजेंट कर होता है पोएट्री। अब हम बात करते हैं इस लिरिक की टाइप्स की, कि हमारे पास लिरिक की टाइप्स कितनी हैं। द एलिजी, द ओड, द सोनेट, द मोनोलॉग, ये चार टाइप्स हैं, एंड लेट अस डिस्कस एलिजी फर्स्ट। Elegy is a form of literature that can be defined as a poem or a song in the form of elegiac couplets. ये couplet की फॉर्म में होगी, elegiac couplet की फॉर्म में होगी, written in the honor of someone deceased. और इसका टॉपिक क्या होगा, ये किसी के मर जाने पे, किसी की मौत पे या किसी के मर जाने के बाद उसकी याद में लिखी जाएगी। It typically limits or mourns the death of the individual. तो ये मर जाने वाले की डेथ को मौन करती है, उर्दू में इसे मस्सिया कहते हैं। Elegy is derived from the Greek word elegus, which means the song of bereavement sung along with the flute. ये जुदाई का सॉन्ग होता है। Elegy is one of the richest literary forms because it has the capacity to express emotions that deeply influence people. क्योंकि डेथ एक बड़ी पेनफुल चीज़ है, ठीक है, और डेथ पे जो इमोशंस हैं वो बड़े उमड़ उमड़ के आते हैं, इसलिए ये एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोएम होती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टूल्स एलिजी यूजेस इज इट्स रिलायंस ऑन मेमोरीज ऑफ दोज हु आर नो मोर। ठीक है, क्योंकि डेथ पे है तो ये वफात पा जाने वाले लोगों की यादों को लेके जाती है। एलिजी हमारे पास बहुत मशहूर एग्जांपल जो है वो एडोनस की है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स बाय पीबी शैले। W.H. अडन की लिखी हुई एक बहुत मशहूर एलिजी है, इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats. Elegy written in a cold country churchyard by Thomas Gray. और वाल्ट विटमैन की एलिजी है, When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed. The second one is ode. Ode is derived from a Greek word, aideon, which means to chant or sing.
इट इज़ हाईली सॉलम एंड सीरियस इन नोट। ओड की क्वालिटीज़ में है कि ये क्या है, ये बहुत सीरियस होता है, संजीदा होता है, टोन में भी और सब्जेक्ट मैटर में भी। अगर आपको ओड टू द नाइटिंगेल याद हो जॉन कीट्स का, तो आप देखें कि कैसे वो फर्स्ट स्टांजा से ही एक सीरियस नोट के साथ आगे चल रहा है। एंड यूजुअली इज यूज्ड विद एलैबोरेट पैटर्न ऑफ स्टांजा, ये स्टांजा फॉर्म में होता है। An ode is a form of poetry such as sonnet or elegy. Ode is a literary technique that is lyrical in nature but not very lengthy. Odes जो हैं ये बहुत lengthy नहीं होते. It is typically in the form of an address to a particular subject. ये इसकी major characteristic है जो इसको दूसरों से अलग करती है कि ode basically एक ऐसी poem का नाम है जिसमें किसी को मुखातिब किया जाता है, एड्रेस करके पोएम लिखी जाती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, ओड टू द नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रीशियन अर्न, ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैले, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है ओड्स में। ओड की एग्जांपल में ये ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न बाय जॉन कीट्स, ये आपके सामने उसकी एक स्टांजा मैंने प्रेजेंट किया है, ठीक है। या पीबी शैले का ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत मशहूर है, वेस्ट विंड क्रिश्चियन। मोनोलॉग, monologue comes from the Greek word monos which means alone और logos which means speech। ये डायलॉग के अपोजिट है। डायलॉग में दो लोग बात कर रहे हैं, तो मोनोलॉग में एक ही बंदा बात कर रहा है। इट्स अ टाइप ऑफ अ लिरिकल पोएम and also a literary device in which the speech or verbal presentation is given by a single character। मोनो का मतलब ही वन है, सिंगल कैरेक्टर होता है और इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज और हर कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज लाउड, और वो मोनोलॉग में अपने ही थॉट्स को, अपने ही आइडियाज को लाउडली रिप्रेजेंट करता है। ऑफन सच अ कैरेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस, अक्सर तो वो ऑडियंस को डायरेक्टली मुखातिब कर रहा होता है या फिर दूसरे कैरेक्टर्स को भी वो मुखातिब कर सकता है। Monologues are found in dramatic medium like films and plays and also in non-dramatic medium like poetry। Poetry में आपको मोनोलॉग्स जो हैं वो मिलते हैं। अगर आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज याद हो तो उसमें आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के मोनोलॉग्स और असाइड्स नज़र आते हैं। मोनोलॉग के टाइप्स, इंटीरियर मोनोलॉग, कैरेक्टर एक्सटर्नलाइजेस हिज थॉट सो दैट द ऑडियंस कैन एक्सपीरियंस हिज इंटरनल थॉट। वो अपने थॉट्स को एक्सटर्नलाइज कर देता है ताकि ऑडियंस जो है उसकी थॉट्स को सुन सकें, समझ सकें और उस पर सोच विचार कर सकें। ड्रामेटिक मोनोलॉग, कैरेक्टर स्पीक्स टू द साइलेंट लिसनर्स। कैरेक्टर जो है वो बात तो करता है किनसे, साइलेंट लिसनर से। दिस टाइप हैज थिएट्रिकल क्वालिटीज, हेंस इट इज आल्सो नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पोएट्री। थिएटर की जैसी क्वालिटीज इसमें होती हैं। असाइड, an aside is a short comment or speech that a character delivers directly to the audience or to himself, while the other actors on the stage appear not to hear। ये एक छोटा सा मोनोलॉग होता है जो एक कैरेक्टर जो है वो खुद से बोल देता है, जो ऑडियंस तो सुन रहे होते हैं लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स उससे वाकिफ नहीं होते। ओनली द ऑडियंस नो दैट द कैरेक्टर हैज सेड समथिंग। या आपने मूवीज में इस तरह के छोटे छोटे साइड्स देखे होंगे। फ्री वर्स, ये पोएट्री की एक डिवीजन है। दिस इज अ पोएट्री दैट डज नॉट हैव अ राइम स्कीम। ये एक ऐसी पोएट्री होती है जिसमें राइम स्कीम नहीं होती या कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न जो है ये इसमें नहीं होता। मीटर मिसिंग है, राइम स्कीम मिसिंग है। हम इसे नाम देते हैं फ्री वर्स का। वर्स लिबर या वर्स लिब्रा, द फ्रेंच टर्म फॉर फ्री वर्स। शॉर्ट एमसीक्यूज में कहीं पूछा गया है कि फ्री वर्स को फ्रेंच में क्या कहा जाता है। फॉर्मल वर्स, पोएट्री दैट इज शेप्ड बाय द रूल्स ऑफ राइम स्कीम, मेट्रिकल पैटर्न और अदर फिक्स स्ट्रक्चर। जो भी पोएट्री राइम स्कीम के रूल्स को फॉलो करेगी, मीटर को फॉलो करेगी या दूसरी फिक्स टाइप्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, उसे नाम दिया जाता है फॉर्मल वर्स का। जबकि इससे हट के बाकी जो भी पोएट्री है जो
पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रही, उसे हम नाम देते हैं फ्री वर्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि पोएट्री कैन बी टॉक्ड ऑफ इन टू वेज, द फॉर्मल वर्स एंड द फ्री वर्स। यहाँ पे एक फ्री वर्स को देखें, ये एक पूरी पोएम है जिसमें लाइंस देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही सेंटेंस में 8 लाइनें बना के प्रेजेंट की गई हैं। और so much depends upon a red wheel barrow glazed with rain water beside the white chickens। कोई मीटर नहीं है, कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई किसी किस्म का पैटर्न नहीं है। ब्लैंक वर्स। Blank verse is a literary device defined as unrhyming verse written in iambic pentameter। ये याद रखने की बात है कि ये कैसी वर्स होती है। ये एक अनराइमिंग वर्स होती है जो किस पैटर्न में लिखी जाती है, iambic pentameter पैटर्न। इट हैज अ कंसिस्टेंट मीटर, इसका मीटर कंसिस्टेंट होता है। और उसमें कितने सिलेबल्स होते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ 10 syllables in each line। हर लाइन में 10 अदद syllables हैं। The unstressed syllables are followed by stressed ones, 5 of which are stressed but do not rhyme। हर एक unstressed syllable जो है उसके बाद एक stressed होता है और वो rhyme नहीं कर रहे। So this is all about poetry. Your questions are welcome. You can put your questions in the comment box. Thank you very much. Allah Hafiz.